में उस सुशांत सिन्हा बीते कुछ दिनों से इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई दो बड़े घोटालों की तह तक जाने के लिए छापेमारी कर रही है। ये दो घोटाले हैं, एक तो पीएनबी स्कैम और दूसरा रोटोमैक घोटाला। आज इंडिया न्यूज पर इन दोनों ही घोटालों की सत्य कथा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाठगी के शिकार हुए लोगों से आप बीती सुनवाएंगे। यकीन मानिए, इन दो घोटालों की पूरी कहानी सुनने और समझने के बाद आप भी कह उठेंगे कि ये हमारे मुल्क के लिए बड़े बदनुमा दाग की तरह है। दो बड़े घोटाले, दो बड़े नटवरलाल, दो घोटालेबाजों की सत्य कथा। इंडिया न्यूज पर आज अखंड लूट के गवाह बोलेंगे। हमने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, कुछ वापस नहीं करा अभी तक। बीते कुछ दिनों से पूरा हिंदुस्तान दो बड़े घोटालों की परतें रोजाना उखड़ते हुए देख रहा है। पहले घोटाले का मास्टरमाइंड है डायमंड किंग नीरव मोदी। तो दूसरे स्कैम की ताबीर लिखने वाला शख्स है पेन किंग विक्रम कोठारी, रोटोमैक कंपनी का मालिक। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान की तिजोरी पर डाका डाला है। बैंकों से बेईमानी का रुपया लूटा है। हैरत की बात देखिए, बैंक तो बैंक, इन्होंने आम आदमी की जेब तक पर डाका डाला। डायमंड किंग नीरव मोदी और पेन किंग विक्रम कोठारी के हाथों अंजाम दी गई बैंकों की अखंड लूट कथा को हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। इंडिया न्यूज पर उन लोगों की आप बीती भी सुनवाएंगे जो इनकी जालसाजी के शिकार हुए। शुरुआत करते हैं डायमंड किंग के डर्टी गेम से। नीरव मोदी पीएनबी घोटाले को अंजाम देने वाला नटवरलाल। नीरव मोदी एक बड़ा डायमंड कारोबारी है। ये शख्स फायर स्टार डायमंड कंपनी और नीरव मोदी डायमंड के मालिक हैं। इस शख्स के देश विदेश में कई बड़े स्टोर हैं, जिसका सालाना कारोबार अरबों का है। नीरव के साथ इस गोरख धंधे में शामिल था उसका मामा मेहुल चौकसी, जो गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स कंपनी के नाम से हीरे के गहनों के धंधे में शामिल था। अब समझिए मामा भांजे की इस जोड़ी ने किन किन तरीकों से बैंक समेत आम लोगों से अरबों रुपयों की धोखाधड़ी की। फ्रेंचाइजी के नाम पर फर्जीवाड़ा, बैंक से जालसाजी, विदेशी हीरे के नाम पर धोखा। अब इस जालसाजी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी के नाम पर इन लोगों ने कैसे फर्जीवाड़ा किया, खुद ठगी के शिकार हुए इन लोगों से सुनिए। मामला 2013 का है। हमने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी। उसने बोला था 3 करोड़ का स्टॉक देगा, लेकिन उसने स्टॉक बहुत कम वैल्यू का दिया, जिसकी उसने प्राइस बहुत बड़ा चढ़ा के दिया, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया और हमें स्टोर सिर्फ 4 महीने में बंद करना पड़ा। कब आप लोग संपर्क में आए मेहुल चौकसी के और कितनी बार आपकी मुलाकात हुई? हम 2013 में संपर्क में आए थे मेहुल चौकसी के, और हमारी 2 से 3 बार मुलाकात भी हुई थी उनसे। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ हो नहीं पाया हमारा। उन्होंने हमारे पैसे देने के लिए भी वापस करा, लेकिन उन्होंने कुछ वापस नहीं करा अभी तक। 1.5 करोड़ जमा कराएं, आपको 3 करोड़ का माल दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला था। और दिया कितने का था? उसकी वर्थ 30 लाख थी, 30 to 40 लाख के बीच में थी उसकी वर्थ। हाँ। तो जो 3 करोड़ की नहीं थी। मतलब सुना आपने, वैभव और दीपक को फ्रेंचाइजी के नाम पर इन लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। वैभव और दीपक ये लोग अकेले नहीं हैं, जिनके साथ मामा भांजे ने धोखाधड़ी की। अब तक की जांच में सामने आया है कि 24 कंपनियां और 18 ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने नीरव और मेहुल फर्म में ज्वेलरी ब्रांड की 2013 से 2017 के बीच फ्रेंचाइजी ली। ये सभी नीरव और मेहुल की ठगी के शिकार हुए और इन्होंने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ज्यादातर लोगों ने मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि ज्वेलरी गिनी की फ्रेंचाइजी ली थी। दिल्ली, आगरा, मेरठ, बेंगलुरु, मैसूर, करनाल, राजस्थान और गुजरात में फ्रेंचाइजी शोरूम खोले गए थे। हालांकि गीतांजलि के सभी स्टोर भी अब कार्रवाई के तहत बंद कर दिए गए हैं। अब इस जालसाजी का दूसरा तरीका समझिए, बैंक से जालसाजी। नीरव मोदी ने पीएनबी को करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाया। इसके लिए एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में फर्जीवाड़ा किया गया। इसके साथ ही स्विफ्ट प्रणाली में भी छेड़खानी की गई।
देखिए, ये एक नेटवर्क है जो कि 80 के दशक में बनाया गया बेल्जियम के लॉ के अनुसार, जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जो है इंटर कंट्री जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकें, तो उसके लिए एक ये बनाया गया। जैसे हम लोकल आरटीजीएस करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, वैसे ही ये इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको ऐसे मैसेज भेजता है। तो उसमें भेजने वाले की पूरी डिटेल रहती है, रिसीव करने वाले की पूरी डिटेल रहती है, कौन सा बैंक भेज रहा है उसका पूरा जो कोड है वो रहता है, कंट्री का कोड रहता है, ब्रांच का कोड रहता है, और जो पाने वाला है उसकी भी ऐसी सारी डिटेल रहती है। और उसमें फिर एक मैसेज रहता है कि ये किस पार्टी को कितने डॉलर्स या क्या जो भी है वो आपने क्रेडिट करना है। तो वो एक बैंक दूसरे बैंक को इस प्रकार से भेजता है। माना जा रहा है कि पीएनबी की ओर से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी को जारी एएलयू की जानकारी स्विफ्ट प्रणाली में या तो एक ही शख्स से होकर गुजरी या फिर कई अधिकारियों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। हैरत की बात तो ये है कि एएलयू की जानकारी पीएनबी के सिस्टम पर भी अपलोड नहीं की गई। सीबीआई की गिरफ्त में आए पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ही वो शख्स हैं जो नीरव मोदी को एएलयू जारी करने में अहम कड़ी था। इसके बदले में उसे भारी कमीशन मिलता था, ये बात उसने सीबीआई की पूछताछ में कबूल की है। अब इनसे मिलिए, ये हैं संतोष श्रीवास्तव। बंद किए गए गीतांजलि कंपनी के पूर्व एमडी संतोष श्रीवास्तव को 3 साल पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 420 का अंदाजा हो गया था। उन्होंने मई 2015 में ही सीबीआई, ईडी और सेबी से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उस वक्त किसी ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। चीजें 2013 के आसपास काफी संदिग्ध दिखनी शुरू हुई। वहां पे चीजें जो दिखाई देती थी वो कुछ अलग होती थी, जो बैलेंस शीट में रखा जाता था वो कुछ अलग होता था। तो इस तरह से काफी सस्पिशन होता था। उसके अलावा जो फ्रेंचाइजी बिजनेस होता था उसमें भी काफी सारी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आ गई। मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था कि मैं फॉल्स रिपोर्ट्स, फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट्स क्रिएट करूं फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट में, ताकि उनका ऑब्लिगेशन को रिफ्यूज किया जा सके। तो ऐसे माहौल में काम करना पॉसिबल नहीं हो पाया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने हीरे के कारोबार में लोगों को हर फील्ड में ठगी का शिकार बनाया। दोनों के पूरे गड़बड़झाले को ध्यान से सुन लीजिए। हमने अपनी शिकायत में बहुत क्लियरली लिखा था, देखिए 4 पार्ट इस फ्रॉड के मैं अलग अलग करूंगा। पहला तो एक है कि जो फ्रेंचाइजीज के साथ फ्रॉड हो रहा था। दूसरा ये है कि हमने क्लियरली ये लिखा था कि इनकी बुक्स जो ये दिखा रहे हैं और जो सबमिट कर रहे हैं और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसके साथ हमने लिखा था कि ये बैंकिंग को भी धोखा दे रहे हैं, ये क्लियरली लिखा था, और ये हजारों करोड़ का फ्रॉड हो सकता है। दिस फ्रॉड कुड रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। दैट इज व्हाट वी हैड रिटन इन दैट ही इज सबमिटिंग कि ये फॉल्स जो है बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं, फॉल्स स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, फॉल्स इंपोर्ट की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, फॉल्स एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, और इस तरह से ये अपनी कंपनी के लिए लोन्स भी ले रहे हैं बैंक से और शेयर मार्केट में भी वैल्यूएशन ले रहे हैं। ये चीजें हमने अपने उस कंप्लेंट में साफ साफ लिखी। कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नीरव मोदी के बेचे गए हीरो के गहनों के कई मामलों में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। बैंक और फ्रेंचाइजी के बाद अब नटवर लाल मामा भांजे ने असली हीरे के नाम पर भी हेराफेरी की। हालांकि शुरुआत में इस जोड़ी ने मार्केट में अपना सिक्का जमाने के लिए लोगों को अपने प्रोडक्ट का कायल किया। मोदी ब्रांड का मतलब क्या है? नीरव मोदी एक ऐसा विश्वासु नाम हो गया था मार्केट के अंदर, और उसकी जो ज्वेलरी बना था, उसकी जो डिजाइनिंग, उसकी जो फिनिशिंग और उसका जो ज्वेलरी का जो रुआब था, जो देखने से लोग इतने मोहित हो जाते थे कि नहीं भी आज अपने को ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदे तो नीरव मोदी की खरीदे। और नीरव मोदी उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ उसने जो चीज भी अच्छी थी, फिनिशिंग भी अच्छा दिया और ज्वेलरी भी अच्छी बनाई, डिजाइन से लोग आकर्षित होते थे, तो लोग ये नीरव मोदी की ज्वेलरी खरीदते थे। नीरव और मेहुल ने मार्केट में पकड़ बनाई, ब्रांडिंग के जरिए हीरो के गहनों को देश विदेश में फेमस किया और इसके बाद शुरू किया असली हीरे के गहनों के नाम पर लूट का धंधा। डायमंड कारोबार के अंदर जिसने जैसे ज्वेलरी बना था, ज्वेलरी के लिए डायमंड जो फॉरेन से खरीदता था
वो फॉरेन से जो माल लेके आता था, वो जो उनकी जो हाई वैल्यूएशन दिखाता था, और ज्वेलरी के अंदर जिस तरह से वो मिक्सिंग करता था, कभी हमने इसका पार्ट रशिया में बनाया, इसका पार्ट अमेरिका में बनाया, इसका पार्ट हमने यूरोप में बनाया, हालांकि वो होता था एक ही जगह, लेकिन जो फिनिशिंग दुनिया को लगती थी नहीं रियल में टाइप का बनाना था, और वो जो ब्रांड बनाता था फॉरेन के ब्रांड हीरो हीरोइन को लेके, इंडिया के हीरो हीरोइन को लेके, और जिस तरह से पब्लिसिटी करता था, जिस तरह से पार्टी करता था, और जिस तरह से वो रुआब उस टाइम जो दिखाता था, तो लोगों को लगता था कि नहीं कोई जबरदस्त ब्रांडिंग है। लेकिन आज हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये सब झोलम झोल था। नीरव मोदी ने अपने धंधे के हर कदम पर फर्जीवाड़ा किया। बैंक से लेकर फ्रेंचाइजी और तो और गहनों के खरीदारों के साथ भी धोखा किया। जैसे जैसे जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं, रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि इनके काले कारनामों की फेहरिस्त अभी और भी लंबी होगी। मुंबई से अभिषेक शर्मा और फैजान खान के साथ दिल्ली से कुमार सोनू, इंडिया न्यूज। पहले नीरव मोदी के नकली हीरो ने देश की चमक बिगाड़ी और अब रोटोमैक की कलम ने लिखी फर्जीवाड़े की नई कहानी। जाने माने पेन कारोबारी विक्रम कोठारी का 37 अरब का बैंक घोटाला सामने आ चुका है। वहीं विक्रम कोठारी, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हाथों से बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड थमाया था, वो आज इस हालत में है कि सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 45 साल पुरानी कंपनी अरबों के घोटाले की गुनाहगार हो गई। पहले हीरे की चमक ने लूटा, फिर कलम की स्याही ने की लीपापोती। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बाद कलम के कारोबारी का सबसे बड़ा घोटाला। नीरव मोदी के घोटाले की परतें अभी पूरी तरह से भी खुली नहीं थी कि देश की इकोनॉमी पर एक और करारा तमाचा लगा। एक और महा घोटाला। बैंकों को 37 अरब का चूना लगाने वाला घोटालेबाज कोई हीरा या सोने का कारोबारी नहीं, बल्कि एक पेन बनाने वाली कंपनी का मालिक है। विक्रम कोठारी, रोटोमैक कंपनी के मालिक। 7 बैंकों से 3,695 करोड़ रुपए का घोटाला। कानपुर के इस पेन कारोबारी ने बैंकों के अरबों रुपयों का गबन कर लिया है। अलग अलग बैंकों से अरबों रुपयों का कर्ज लिया, लेकिन चुकाया अब तक नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये उन बैंकों के नाम हैं जिनका अरबों रुपया विक्रम कोठारी निकल चुका है। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया तो सुनिए कोठारी ने क्या कहा। मैंने बैंक से लोन जरूर लिया है और मैंने ये गलत है कि मैंने चुकता नहीं किया है। मेरा बैंक का एक NCLT के अंदर केस चल रहा है और उसके अंदर जो विवाद है उसमें निष्कर्ष पूरा निकलेगा।